लग गई है अदालत। और देखिए बाजार में कई सारे परेशानियां चल रही है। हमने देखा है कि यकायक संकट आया, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से हमने देखा कि 18 तारीख को एक बड़ी गिरावट निफ्टी में आती हुई दिखाई पड़ी। और वो तब आई जब ईरान और साथ में इजराइल के बीच का जो झंझट है ये और गहरा गया। तो अनेकों प्रकार की खबरें चल रही है, उसके कारण हम देख रहे हैं बाजार में बड़ी उथल पुथल है, अफरा तफरी है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अदालत में हम पूरे बाजार की विस्तार से टोले। हाँ, ये जो गिरावट आई है इसका कुछ असर छोटे मझोले शेयर्स पर भी पड़ा है, जिनमें भी हमने एक डिसेंट करेक्शन आते हुए पिछले कुछ दिनों में देखा है। तो शॉपिंग लिस्ट तैयार करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। जी हाँ, समर शॉपिंग का समय है। समर शॉपिंग मतलब ये समय है जहां आप एक अच्छी खासी फहरिस्त बना लीजिए कि अच्छा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी शेयर उम्दा है, ये भी मौका लगेगा तो लेंगे। इस प्रकार की सूची बनाने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। कैसे सूची बना सकते हैं और किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन से सेक्टर हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है, इन तमाम चीजों की बातचीत आज की अदालत में हम करेंगे। आप सबका हृदय से स्वागत, धन्यवाद सभी का। कौन कौन आ गया है देख लेता हूं। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार लोग आए हैं और गजब के संदेश आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे राम भवन साहब हैं, वो लिख रहे हैं सर अब तो सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं ना, मार्केट ने भी बड़ा पॉजिटिव लिया इस बात को, अब लगता है 23,000 आ जाएगा इस मई तक। भाई देखिए राम जी, मेरा एक हमेशा से कहना रहता है, आपको भी कहूंगा, सभी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी कहूंगा कि भाई देखिए बजाय इसके कि हम ये अटकलें लगाए कि क्या होगा, क्यों ना हम उस पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या हो रहा है। देखिए जो हो रहा है वो यथार्थ है, वो हमारे सामने है, हम उसे देख सकते हैं, चार्ट पर अंकित है, रेखाएं हैं। लेकिन जो हम देख नहीं सकते हैं, जो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, उसको लेकर के अटकलें लगाना बड़ा ही खतरनाक काम है। हालांकि मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि बाजार ने ये जो हाल के मसले हैं इनको बड़ा पॉजिटिवली लिया है, लेकिन अब देखते हैं ये आगे किस करवट बैठता है। अगर यहीं पर डीएस्केलेट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एस्केलेट हो जाए, कोई और समस्या पैदा हो जाए और संघर्ष गहरा हो जाए, तो देखिए लंबे युद्ध चलते हैं। आपने देखा किस तरह यूक्रेन और रूस के बीच में कई महीनों तक लड़ाई होती चली गई है, और आप देखिए कब से हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बस अब ये सुलझ जाएगा मामला, लेकिन अभी तक नहीं सुलझा है। तो देखिए मामले जो हैं ये काफी गहरे हैं और इसीलिए इतनी आसानी से कई बार नहीं सुलझते। हाँ, रहा सवाल बाजार का, तो बाजार के चार्ट्स की तो भी चर्चा हम करेंगे। तो अदालत पूरी तरह से लग चुकी है और अब हम आगे बढ़ते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। बहुत से लंबित मामले अदालत के सामने विचाराधीन हैं, आज उनकी सुनवाई होगी, फैसला होगा। तो बिना समय गंवाए आइए बाजार का रुख करते हैं, देखते हैं इस सप्ताह निफ्टी ने क्या दिखाया हमें। तो आइए चार्ट देखते हैं सबसे पहले आपके सामने। अरे ये क्या खुल गया, ये चार्ट तो निफ्टी का नहीं है जी, नहीं, ये चार्ट है टेस्ला का। जी हाँ, आपने सुना है कि अब एलॉन मस्क ने अपनी योजनाएं फिलहाल के लिए टाल दी। वो आने वाले थे भारत में, बड़ा उत्साह था कि वो आएंगे, कुछ नए करार होंगे, पता लगेगा कि टेस्ला की गाड़ियां कब भारत में दौड़ेंगी, लेकिन उन्होंने व्यस्तताओं के कारण कार्यक्रम में रद्दो बदल किया है। तो ये आपके सामने चार्ट है टेस्ला का। अब देखिए मैंने जब खबर सुनी तो चार्ट खोल लिया और वही चार्ट अभी आप देख रहे हैं। तो टेस्ला का ये चार्ट है, कमजोर चार्ट है, लोअर पीक्स बन रही हैं चार्ट पर, बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 115 के आसपास दिखता है। तो ये आपके सामने टेस्ला का चार्ट है। 115 ये डॉलर है, रुपए नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि टेस्ला तो नैस्डैक में लिस्टेड है। तो ये हमने 115 पर रेखा डाल दी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, लोअर पीक्स 115 पर अगला सपोर्ट टेस्ला के चार्ट पर नजर आता है। तो एलॉन मस्क भारत आए या ना आए, भारत में बैठे हमने उनके चार्ट्स का आकलन जरूर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अच्छा हाँ, एक काम तो रह गया और ये बहुत जरूरी काम है, तो आइए सबसे पहले इसी काम को निपटा दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये क्या है, ये है आप सबको हर सप्ताह की तरह याद दिलाना कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि निवेश करने से पहले निवेश से जुड़े सारे दस्तावेजों का अध्ययन करना आवश्यक है। और साथ ही कोई भी निवेश अगर आप शेयर बाजार में, प्रतिभूति बाजार में करते हैं तो वो बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, और ये हमें समझना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। हमें ये बात पता तो होती है, कई बार हम सुनते हैं अलग अलग मंचों से ये बात, लेकिन इसको भूल जाते हैं। इतनी बार अगर कोई एक चीज सुन ले तो कई बार याद नहीं रहती। तो इसको याद रखिए, कोई भी निवेश कर रहे हो, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतने आप सजग हो जाएंगे, उतना बेहतर आपको निर्णय लेने की क्षमता आप में होगी, और ये बहुत जरूरी है। तो निवेश करने से पहले गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रीड देम बिफोर इन्वेस्टिंग, ये बात याद रखिए। चलिए, तो हमने बात की। अच्छा, एक बात और झट से बता देता हूं कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर किसी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए हैं जिसमें कोई मेरी तस्वीर लगी है, नाम लिखा है, तो मान करके चलिए कि ये कोई फर्जी चैनल है जिससे आपने संबंध बना लिया है, तो तुरंत प्रभाव से उससे संबंध विच्छेद कीजिए। मेरा कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मिलती हो, एडवाइजरी मिलती हो। तो अगर आप किसी ऐसे चैनल से जुड़े हैं तो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाए, बहरूपिया चैनल है ये, मान करके चलिएगा।
चलिए, और ना ही टेलीग्राम पर, ना ही इंस्टाग्राम पर, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप कोई ऐसा चल रहा है जिसमें कि मैं कोई खरीदने बेचने की राय देता हूं। तो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तुरंत प्रभाव से उससे संबंध विच्छेद कर दीजिए, डाइवोर्स ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और काम पर लग जाते हैं, वापस चार्ट पर लौट आते हैं। लीजिए, चार्ट पर लौट आए और ये आपके सामने हम देख रहे थे टेस्ला का चार्ट अभी कुछ ही मिनटों पहले, जहां पर गिरावट लगातार जारी है, ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आता चला गया। $115 की ओर अग्रसर है टेस्ला का चार्ट। अब टेस्ला के बाद आइए बढ़ते हैं, भारत लौट आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। ये देखिए, हमेशा की तरह निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट देखें तो इतनी कोई खास परेशानी चिंता नहीं होती है, चार्ट ठीक है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है। इसी बृहस्पतिवार को मैंने एक वीडियो जारी किया था, उस समय परेशानियां चिंताएं सबके मन में घर कर रही थी। थर्सडे को 6 बजे वीडियो सार्वजनिक हुआ था और इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से लोग डर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़ गया है, अब तो लगता है गिरावट आएगी, क्यों ना अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, 20-25% शेयर्स बेच करके कुछ मुनाफा वसूल कर लें, कितना और गिर सकता है, क्या बड़ी कोई खबर आने वाली है, ये युद्ध जो है ये तृतीय विश्व युद्ध में तो नहीं तब्दील हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आते हैं। एक हल्का सा झटका लगा नहीं कि डामाडोल हो जाता है लोगों का सिंहासन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चार्ट पर यकीन रखिए, हमें किसी को भी भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है, क्या होगा भविष्य में हम क्या जानते हैं। अगर मैं आज से 2 सप्ताह पहले आपसे पूछता कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में कोई संकट आ सकता है, तो आप कहते कि भाई हमें तो कोई जानकारी नहीं, हमें कैसे पता। बिल्कुल उसी तरह से क्या होगा 2 सप्ताह बाद, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि चार्ट के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को देखकर जो सबसे सही निर्णय है उसको लेने का काम हमें करना है। तो आवर फोकस शुड बी ऑन द प्रेजेंट। अगर आप वर्तमान को बेहतर समझते हैं तो भविष्य के बारे में ठीक ठीक अनुमान लगा पाते हैं। कई बार अनुमान बहुत सही बैठते हैं और कई बार अनुमान पूरी तरह से गलत हो जाते हैं और उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है हमेशा। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आइए इस चार्ट पर आकलन करते हैं, रेखाएं डालते हैं। एक रेखा जिसका जिक्र इस वीडियो में भी मैंने किया था, यानी कि जो थर्सडे को वीडियो आया था उसमें भी मैंने इस रेखा की बात की थी, ये 21,350 पर है। हालांकि जो इमीडिएट सपोर्ट था निफ्टी के लिए 22,000 के लगभग, ये लेवल इंट्रा वीक में यानी कि सप्ताह के दौरान तो टूटा, लेकिन अंततोगत्वा इस रेखा के ऊपर ही हमने बंदी आते हुए देखी शुक्रवार के दिन। यानी जो रिकवरी आई उसके चलते ये रेखा अभी भी अटूट है, बची हुई है, कायम है, भंग नहीं हुई। तो ये जो सपोर्ट लेवल है 22,000 का, इसको तरजीह देना है। ये लेवल टूटा तो अगला लेवल 21,350। ये लेवल जो 21,350 है इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा लेवल है। अभी अगर आप चार्ट देखें तो आपको मामूली सी डाइवर्जेंस निफ्टी के चार्ट पर देखने को मिलती है। इससे पता लगता है कि थोड़ा बाजार स्लगिश हो गया है, यानी ऊपर के लेवल्स और नए लेवल्स, नए कीर्तिमान बनाने में कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है। बाजार में इतनी बड़ी तेजी आ गई और काफी नेगेटिविटी है चारों ओर, न्यूज फ्लो नेगेटिव है तो उसके चलते हम देख रहे हैं ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। हमें इसको बहुत अधिक एनालाइज नहीं करना है, केवल रेखाएं डाल करके रखनी है। तो 2 लाइंस डाल करके रखें, एक 22,000 और एक 21,350। ये 2 लेवल्स हैं जो निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के दिन वापस से अच्छे हो गए हैं, इसका आपको संकेत मिलेगा जब ये 22,500 के ऊपर नया ब्रेकआउट देगा। तो 22,500 के ऊपर नई तेजी, 22,000 के नीचे सावधानी और 21,350 के नीचे इंटरमीडिएट ट्रेंड का रिवर्सल, ये आपको चार्ट देख करके पता लगता है। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। ये हम सब कुछ वीकली चार्ट के आधार पर ये रेखाएं हमने डाली हैं। वीकली चार्ट आप जानते हैं कि मीडियम टर्म के लिए देखा जाता है, तो ये कोई इंट्राडे, कल परसों, इस सप्ताह की शुरुआत, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले कई दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सारे हम कर रहे हैं इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आम चुनाव का हमने शुरुआत होते हुए शुक्रवार को देखी, पहले चरण की मतदान हुआ, आपने देखा चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके बाद से आप देखते हैं कि न्यूज फ्लो जो है वो थिक एंड फास्ट हो जाएगा। रोज आपको कोई ना कोई खबर, कहीं से कोई रुझान, कहीं से कोई अंडरटोन, यानी कि कुछ ऐसे दबे हुए स्वर सुनने को मिलते हैं जिनकी वजह से बाजार के सेंटिमेंट ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये मान करके चलिए कि जो समय है 4 जून तक, जब तक के चुनाव के परिणाम ना आ जाए, तब तक देखिए चुनावों को लेकर के आपको हलचल, इस प्रकार की वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। ये हमेशा होता है, आज से नहीं, जब से मैं बाजार ट्रैक कर रहा हूं तब से हमेशा हर चुनाव से पहले, चुनाव के समय इस प्रकार की हलचल, अनिश्चितता देखने को मिलती है। तो ये एक रिस्क है उन सभी लोगों के लिए जो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या किसी शेयर में शॉर्ट टर्म पोजीशंस बना रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाजार रोजाना नई दिशा पकड़ सकता है। तो हमें थोड़ा सावधान रहना है इस समय, ये चीज ध्यान में रखनी है। बड़े लेवल्स का ख्याल रखना है और ये लेवल्स कौन से हैं ये अभी हमने निफ्टी के चार्ट पर कम से कम देखा। अब आइए बैंक निफ्टी को भी देख लें एक नजर, वहां क्या हलचल है जानते हैं। हाँ भाई, बैंक निफ्टी में कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है, कमोवेश वही स्थिति है जो पिछले सप्ताह थी। गैप डाउन हुआ,
गैप डाउन के बाद हमने देखा नीचे के लेवल से रिकवरी है, तो कुल मिलाकर ठीक कैंडल है, इसको हैमर कहते हैं इस कैंडल को। तो एक हैमर बना हुआ है निफ्टी के वीकली चार्ट पर, ठीक है, स्थिति में कहूंगा ठीक है। हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है, बैंक निफ्टी की भी दिशा ऊपर है, रेजिस्टेंस सामने मैंने मार्क की हुई है। नीचे की रेखाओं को एक बार न भी देखें तो काम चल जाएगा, इन रेखाओं का भी कोई खास रेलिवेंस नहीं है, लेकिन जिस रेखा का सर्वाधिक आपके लिए को ध्यान देना है वो ये स्तर है 48,525। तो 48,525 के ऊपर बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये लेवल अवश्य से अपने चार्ट पर अंकित कर लीजिएगा। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है जिसको अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो निफ्टी से हमने देखा कि ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसे कोई खास परेशानी नहीं दिखती है। बैंक निफ्टी से भी कोई खास परेशानी के संकेत नहीं है। तो अभी तक हमारे इंडाइसेस में कोई बड़ा फेरबदल हुआ नहीं है, जबकि आप देखिए पूरी नई जंग जैसी स्थिति आपको गल्फ में बनती हुई दिख रही है। आइए ये जो पूरा तनाजा है गल्फ का, इसका क्या असर पड़ा है क्रूड की कीमतों पर, इसको समझते हैं। क्रूड को मैंने अभी हाल ही में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी दिया था, और उसकी वजह क्या है कि भाई जिस तरह से क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका असर आप देखेंगे दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ता है। क्रूड का ये चार्ट है, अब इसमें देखिए दो रेखाएं मैंने डाली थी, एक रेखा 92 पर डली थी, दूसरी 70 पर डली थी, और ये उसी के बीच में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए रेखाओं का जोर है, रेखाओं का की ताकत है कि अगर आप रेखा ठीक डालें तो उसको पार करने में प्राइस को बड़ा जतन करना पड़ता है। तो ऐसी रेखाएं हैं, 92 पर एक लाइन है और 70 पर दूसरी लाइन है। अब इसी के दरमियान अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। ये मैं WTI क्रूड की बात कर रहा हूं। 92 के ऊपर क्रूड निकला यदि, तो आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्रूड की तेजी जो है वो बाजार के लिए कभी शुभ संकेत नहीं होता है आमतौर पर, और विशेष रूप से जब किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट की वजह से क्रूड की कीमतें बढ़ी हों तो ये बाजार के लिए कभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देखिए जैसे ये घटना घटेगी हमारा जो ऑयल बिल है, जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। हम आयात करते हैं कच्चा तेल, तो उसका जो खर्च है वो बढ़ जाता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। तो इसीलिए ये आपके सामने चार्ट क्रूड का लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो क्रूड के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। हमने निफ्टी की बात की, बैंक निफ्टी की बात की, आइए सोना देखते हैं कहां तक पहुंचा, क्योंकि सोने में तेजी जो है वो लगातार चल रही है, और यह है सोने का अश्वमेध यज्ञ। वाह, देखिए 72,000 के ऊपर किस शान से सोना नए हाइस बना रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता, और अनिश्चितता हमेशा सोने के लिए अच्छी रहती है, गोल्ड के लिए अच्छा रहता है। ये गोल्ड के वीकली चार्ट है MCX पर। गोल्ड का अगर आप चार्ट देखें ऑन US डॉलर्स, तो ये US डॉलर में चार्ट है गोल्ड का, जहां पर $2400 के आसपास सोना चल रहा है। ये 1 आउंस सोने की कीमत है $2400 के इर्द गिर्द, और सोना 2100 के बाद से लगभग 20% की तेजी हमने सोने में कुछ ही हफ्तों में देखी है। तो बड़ी जबरदस्त तेजी गोल्ड में चल रही है। जिन लोगों ने भी सॉवरेन गोल्ड फंड में पैसा लगाया, जिस किसी ने भी गोल्ड के ETFs लिए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं, बड़ा शानदार प्रॉफिट उन सभी लोगों को हो रहा है। उनमें से कई सारे लोग आज हमारे अदालत में भी जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई गोल्ड की इस बड़ी शानदार तेजी की। एक नहीं 2 बार गोल्ड को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला, और उसके बाद हमने अभूतपूर्व तेजी देखी। जब कभी मैं किसी गोल्ड को या किसी ऐसे चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देता हूं, तो अक्सर जो संदेश मुझे मिलते हैं वो है कि सर कोई स्टॉक बताइए, हमें गोल्ड का चार्ट नहीं देखना है, आप कोई और चार्ट बताइए। देखिए, जो चार्ट इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें कुछ सीखने योग्य होता है, जिसमें कुछ नया घट रहा होता है, जिसमें आपकी एजुकेशन हो सकती है, जो चार्ट आपको हमेशा याद रहेगा, और जिस चार्ट का आपके एनालिसिस में, आपके रिसर्च में बड़ा योगदान है, उस चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में और अदालत में हर सप्ताह हम करते हैं। तो इसलिए चार्ट का चयन उस आधार पर होता है कि कौन सा चार्ट सबसे अधिक हमें कुछ सिखा सकता है, और इसीलिए बात गोल्ड की थी। और देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम गोल्ड में बना है पिछले कुछ दिनों में। अब इन सारे परिवेश में US मार्केट में क्या चल रहा है आइए जान लेते हैं। भाई देखिए, वहां पर भी काफी सारे संकट एक साथ हैं। चुनावी साल है, और चुनावी साल के चलते हम देख रहे हैं कि काफी उठापटक चल रही है। कुछ कंपनियों के नतीजे भी खराब आ रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। जो बाइडेन जो है वहां के वर्तमान राष्ट्रपति, उनकी परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर बनते हुए दिख रही हैं। तो कई सारे राजनीतिक वहां पर परिवर्तन हो रहे हैं, नए घटनाक्रम हो रहे हैं, और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। इस सप्ताह नेस्डेक में बड़ी भारी गिरावट आई, 5% रुका नेस्डेक, 5%। तो नेस्डेक में 5% की गिरावट। और डाउ जोन्स का चार्ट देखें आइए, तो ये डाउ जोन्स है, यहां पर कुल मिलाकर चीजें ठीक हैं। नीचे के लेवल से ठीक ठाक रिकवरी हुई है और डाउ जोन्स होल्ड कर रहा है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स हैं जहां से संकेत कोई बहुत नेगेटिव भी नहीं है और कोई बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक ठाक चल रही है। थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा है सिस्टम में, थोड़ा रिस्क ऑन हो गया है, लोग थोड़ा डर गए हैं, बाकी रिस्क ऑफ हो गया है, लोग थोड़ा डर गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो चार्ट्स अगर आप देखें तो कुल मिलाकर चीजें कमोवेश वैसी ही हैं जैसे पिछले सप्ताह थी।
तो ये है बाजार की फिलहाल दिशा। और अब आगे बढ़ते हैं, आप कई सारे चार्ट्स की चर्चा करेंगे, ढेरों सवाल जमा हो गए हैं। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़ेंगे, उनका नाम है अपूर्व चौहान साहब। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग संदेश आ रहे हैं। अच्छा, एक संदेश सबसे पहले लूंगा। ये संदेश भेजा है अनिल चेलानी साहब ने। वो ये कह रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी पीएफसी के चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। आइए, सबसे पहला चार्ट जो आज हम देखेंगे ये होगा पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सवाल यह है कि क्या यहां इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखते हैं भाई। देखिए, वीकली चार्ट पर तो नहीं है। हाँ, वीकली चार्ट पर नहीं है। डेली चार्ट आइए देखते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पर हम क्या देख रहे हैं, लोअर पीक्स बन रही थी, एक बॉटम ये बना, एक गहरा बड़ा बॉटम ये, और एक तीसरा बॉटम ये। इन तीनों बॉटम को मिला ले तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसी आकृति आपको चार्ट पर दिखेगी। इसी की ओर इशारा हमारे चलानी साहब कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले नेकलाइन डालें, जिससे कि पैटर्न सबको साफ दिखने लगे। ये हमारी नेकलाइन हो गई, ये इस तरह से डलेगी। और अगर अभी भी आपको ये पैटर्न ना दिखा हो तो पैटर्न बड़ा साफ है, थोड़ा लॉपसाइडेड है, एक तरफ झुका हुआ है, लेकिन एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां बिल्कुल निर्माणाधीन है, बन रहा है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन ब्रेकआउट, जो कि इस लाइन के ऊपर होगा। देखिए, कोई भी पैटर्न कभी नजर आए तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, कि जब भी कोई पैटर्न आपको नजर आता है तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये लीजिए, ये हो गया हेड और ये हमारा राइट शोल्डर, और ये ब्रेकआउट आएगा। तो एक चीज को हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई पैटर्न आपको इस तरह से नजर आए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मान लीजिए नजर आता है, तो एक चीज का जो ख्याल रखना है वो है कि पैटर्न को मुकम्मल होने देना है। पहले ही उसमें पैटर्न के बनने की उम्मीद में कुछ नहीं करना है। हाँ, पैटर्न ढूंढते रहिए, पहले ढूंढेंगे तभी उस समय मौका वारदात पर दिखेगा। लेकिन पैटर्न पहले ढूंढकर, पैटर्न पूरा हो जाने से पहले ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जंप द गन, यानी घटना घटने से पहले ही अगर आप दौड़ पड़े, जैसे दौड़ में एक बंदूक दागी जाती है, उसके बाद लोग दौड़ शुरू करते हैं, मान लीजिए बंदूक दागी न जाए उससे पहले ही आप दौड़ पड़े तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी पैटर्न पूरा हो जाने दे, ब्रेकआउट आए, उसके बाद फिर ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। तो फिलहाल इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पुष्टि हमने की है, लेकिन नेकलाइन का ध्यान रखिए, और पैटर्न मुकम्मल होगा जब नेकलाइन भंग होगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपके सामने पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि हमने अभी अभी देखा ऑन दिस चार्ट फॉर पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक त्रुटि हो गई यहां पर। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये डेली चार्ट नहीं है, 75 मिनट चार्ट है, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पर भी कमोवेश वही पैटर्न बना हुआ है, तो मैंने वो 75 मिनट चार्ट पर अंकित किया। आप उसे यहां पर इस चार्ट पर अंकित कर सकते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, इस तरह से इसको मार्क करें, नेकलाइन डालिए, ब्रेकआउट आने पर बाय करें। तो ये हमारे सामने चार्ट है, और ये चार्ट है पीएफसी का। चलिए, पीएफसी के बाद आइए बात करते हैं और कई सारे चार्ट्स। नोबल ने सवाल किया है सीक्वेंट पर। अच्छा, एक हमारे विकास भरद्वाज हैं, वो लिख रहे हैं कि सर, निवेश करते समय आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। निश्चित बात है, बिना विश्वास के, भरोसे के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निवेश करें तो हमेशा अपने ऊपर देखिए, जीवन के हर पहलू की बात है। तो केवल निवेश क्या, आप जीवन में कोई भी काम करें, कोई भी अच्छा काम करें, सदकार्य करें, आपको हमेशा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो विकास जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। करते हैं, कोई उद्योग करते हैं तो ठीक है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का बड़ा रोल रहता है, लेकिन कुछ हद तक आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी मेहनत का भी बड़ा रोल है। ट्रेडिंग में लोगों का यह मानना है कि भाई बहुत बड़ा रोल जो है वो परिस्थितियों का है, जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है। आप कितने भी अच्छे मुकम्मल ट्रेडर हो, अगर या इन्वेस्टर हो मान लीजिए, और बाजार बढ़ता ही नहीं है, आने वाले 3-4 सालों तक गिरता ही रहता है, जैसे जापान में गिरा था 1990 के बाद से, और 10-12 साल 13 साल तक गिरता ही रहा मान लीजिए, तो आप कितने भी बड़े निवेशक क्यों ना हो, कितने भी आला निवेशक हो, कितने भी बड़े फंड मैनेजर हो, आप रिटर्न ला ही नहीं पाएंगे। तो परिस्थितियों का तो इसमें रोल रहता ही है, और यही वजह है कि ट्रेडिंग को इनहेरेंटली एक रिस्की काम माना जाता है। तो इसी वजह से आपका मन क्योंकि ये सब जानता है, तो आप इसको लेकर के थोड़े असहज हो रहे हैं। इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है, कुछ भी स्वाभाविक न हो ऐसा नहीं है। पूर्णतः स्वाभाविक विचार आपके मन में आ रहे हैं और आने चाहिए। जब आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चुनते हैं, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल। तो जिस चीज को आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके खतरे क्या हैं, उसके जोखिम क्या हैं, उसमें कहां आप फंस सकते हैं, क्या आप किसी बड़ी गलती को तो नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके जब आप सारे अपने मन के फियर्स को एड्रेस करेंगे, तभी आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चुन पाएंगे। तो ये हर ट्रेडर की जर्नी का हिस्सा है जिससे आप गुजर रहे हैं। गणेश जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सही निर्णय लेंगे
और आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सही निर्णय करेंगे, आप सही फैसला पूरे विवेक के साथ करेंगे। तो डोंट वरी, डोंट फील यू आर अलोन। ये जो चुनौती आपके सामने है ये सभी के साथ होती है। जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग को एज अ करियर लेता है, अपनी इनकम का सब्सटेंशियल पार्ट ट्रेडिंग से लाता है, उसको ये हमेशा पशुपेश होता है जो आप महसूस कर रहे हैं। ये गणेश वर्मा जी का प्रश्न था। अच्छा, एक हमारे सागर सुपल जी ने प्रश्न किया है, और ठीक है, इनका सवाल वेंकीज पर है और लक्स पर है, तो लक्स की बात करेंगे। और एक हमारे पवन नागर साहब है, वो बजाज कंज्यूमर के चार्ट पर कप विद हैंडल पैटर्न मंथली चार्ट पर है क्या, ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो फटाफट दो सवाल ले रहा हूं, एक लक्स का और दूसरा बजाज कंज्यूमर का। तो आइए चार्ट देखते हैं। अब यह है लक्स इंडस्ट्रीज, और लक्स इंडस्ट्रीज को लेकर के हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहां बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी आई, इस स्टॉक ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। इस चार्ट में भी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेकडाउन आया, और ये ब्रेकडाउन आया था इस डबल टॉप का, जो कि आप देख रहे हैं चार्ट पर कि लगभग आप देखिए तो इन लेवल्स के नीचे आया, एक बड़ा मेजर ब्रेकडाउन। और वहां से हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई खास तेजी नहीं बनी है। एक दो बार उछाल जरूर आए हैं, लेकिन वो कभी टिक नहीं पाए। और सपोर्ट जो है चार्ट पर अब आपको इन स्तरों के आसपास नजर आता है। ये लेवल है लगभग 1000 के आसपास, और उसके बाद फिर एक अहम लेवल है ये 880 के आसपास। तो यहाँ पर बड़ा सपोर्ट है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड और अंडर परफॉर्मेंस है। तो अंडर परफॉर्मिंग शेयर है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये दो लेवल्स चार्ट पर अंकित कर लें ऊपर की ओर। जब तक ये स्टॉक एक ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक इसमें नए प्राण नहीं आएंगे, तब तक ये इसी प्रकार से बाजार से पीछे चलता रहेगा। और हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, उन शेयर्स में रहें जो बाजार से आगे चल रहे हैं। देखिए, शेयर खरीदकर गलतियां कई बार हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, चार्ट उस समय अच्छा दिखता था, ब्रेकआउट हुआ था, कोई पैटर्न बना था, किसी भी वजह से आपने कोई शेयर खरीदा। असल बात यह नहीं है कि आपने गलती की, असल बात यह है कि जब गलती हो गई, मान लीजिए किसी भी वजह से हुई, आपने उसकी क्या कार्रवाई की, आप निकले कैसे और कब, ये बहुत जरूरी चीज है। गलती हो तुरंत उससे स्वीकार कीजिए, लेवल्स पहले जहन में रखिए, हमेशा एलओसी चार्ट पर अंकित रखिए। एलओसी भंग हुई, हम बाहर हो गए, उसके बाद हमारी चिंता समाप्त हो गई। उसके बाद फिर से सोचेंगे भाई गलती क्या थी, क्यों ये शेयर ले लिया हमने, क्या इसमें हमने चार्ट को ठीक से देखा था, या हम सुनी सुनाई बातों में आ गए, क्या हमने अपना ड्यू डिलिजेंस यानी कि अपने चार्ट की रीडिंग प्रॉपर की थी, नहीं की थी, ये सब आप बाद में सोचिए। लेकिन पहला काम, अगर आपका मेजर लेवल टूट रहा है तो निकलना बेहद जरूरी है, और इस चीज का ख्याल आपको हर उस चार्ट पर रखना है जहां पर एलओसी टूटते हुए चार्ट पर नजर आ रही। तो ये लक्स का चार्ट है। और अब आइए एक चार्ट और देखेंगे, बजाज कंज्यूमर का है, जिसपे सवाल ये है कि क्या इस चार्ट पर, मंथली चार्ट विशेष रूप से, क्या मंथली चार्ट पर कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। देखिए, इसको कप कहा जा रहा है और ये हैंडल है, तो शर्तिया पैटर्न आपने बिल्कुल सही पहचाना है, बिल्कुल ठीक है। कप विद हैंडल पैटर्न के लिए एक रेखा डाली जाती है, और आइए हैंडल को अलग से मार्क कर दें। तो ये हमारा हैंडल हो गया, ये हैंडल की लाइन हो गई। इस तरह से इस रेखा को अंकित किया जाता है। ये कप विद हैंडल पैटर्न है। हाँ, एक चीज जरूर इसमें है कि ये जो कप विद हैंडल आपने बनाया है, ये एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में डबल टॉप भी बने थे, उसके बाद गिरावट आई मंथली चार्ट पर, अच्छा खासा शेयर 120 रुपए तक आ गया, फिर वापस तेजी बनी, कप विद हैंडल बन रहा है। और अब जो है इस चार्ट में मान लीजिए ये लेवल भंग हो जाए तो कप विद हैंडल मुकम्मल हो जाएगा। तो पैटर्न आपने 100% सही पहचाना, और इसके लिए साधुवाद। एक चीज जरूर कहूंगा कि भाई जो हमारे अदालत में शिरकत लोग करते हैं, गजब का एनालिसिस हो गया है उनका, शानदार चार्ट खोज करके लाते हैं। तो बहुत बढ़िया कप विद हैंडल आपने खोजा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, एक एसएमएल इसूजू के चार्ट पर 9 साल बाद डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ है, ऐसा कहना है स्ट्रेट कमेंट्स का। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं। हम चार्ट की बात कर रहे हैं एसएमएल इसूजू के। 9 साल बाद इन्हें पैटर्न नजर आ रहा है जिसका नाम हेड एंड शोल्डर है। तो आइए देखते हैं कि क्या एसएमएल इसूजू के चार्ट पर वाकई में हेड एंड शोल्डर बना है। ये है एसएमएल इसूजू आपके सामने, और ये है इसका मंथली चार्ट। हम वीकली देख लेते हैं। यहां पर हेड एंड शोल्डर, ओके, नहीं देखिए यहां हेड एंड शोल्डर नहीं है। ये एसएमएल इसूजू का वीकली चार्ट है। अगर आपने किसी और टाइम स्केल पर देखा है तो अलग बात है, लेकिन ये जो वीकली चार्ट है, इस पर एक डबल टॉप जरूर बन रहा है। और इस डबल टॉप को अगर आप इस तरह से एक रेखा डाल दें यहां पर, लीजिए मैंने यहां पर एक रेखा डाल दी। ये एसएमएल इसूजू का चार्ट है, और ये एसएमएल इसूजू का वीकली चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीकली चार्ट है। और हम देख रहे हैं कि 1910 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है। तो ये है चार्ट एसएमएल इसूजू का। तो ये एलओसी डाल लीजिए। हेड एंड शोल्डर तो मुझे यहां नहीं दिख रहा है, डबल टॉप हो सकता है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। ये छठ से लाइन चार्ट में देखें, एक पीके है, दूसरा पीक अगर मान लीजिए यहीं से गिर जाए तो डबल टॉप बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई पैटर्न यहां बन नहीं रहा है। तो हमें रेखा ऐसे डालनी है, यहां पर लाइन डाल दें और निश्चिंत हो जाइए बस। तो चलिए, बात हमने की एसएमएल इसूजू की, और कई सारे और सवाल आ रहे हैं।
समीर सागवी जी ने प्रश्न किया है कि क्या सन फार्मा में डेली चार्ट पर डबल टॉप है? आइए देख लेते हैं सन फार्मा डेली चार्ट। ये बीएससी में खुल गया, आइए इसको एनएससी में देखते हैं। डेली चार्ट, अच्छा क्या ये डबल टॉप है? नहीं है। डबल टॉप में आमतौर पर क्या होता है कि दो इक्वल पिक्स बनते हैं, लगभग कमोवेश बराबर से होते हैं, देखने में एम जैसी आकृति दिखती है। जैसा कि अभी हम बजाज कंज्यूमर के मंथली चार्ट पर देख रहे थे, बिल्कुल वैसा दिखना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप राउंडिंग टॉप कह सकते हैं, लेकिन ये डबल टॉप नहीं कहलाएगा क्योंकि इस पीक की साइज और इस पीक की साइज में बड़ा फर्क है, तो ये डबल टॉप नहीं कहलाएगा। हाँ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ 1545 के नीचे, वहां से गिरावट चल रही है, लेकिन इसको डबल टॉप मानना गलत होगा। तो ये डेली चार्ट है सन फार्मा का, जिस पर प्रश्न आया तुरंत आपको जवाब मिला और आपके एनालिसिस को नई दिशा मिली। अच्छा, इसके बाद हाँ, नूरैन अहमद साहब हैं हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं कि सर घर वालों को कैसे समझाएं कि ट्रेडिंग भी एक करियर है। भाई देखिए, बड़ा जटिल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है अहमद साहब। और अगर परिवार में और कोई ट्रेड ना करता हो, शेयर बाजार के बारे में लोगों की राय अगर अच्छी ना हो परिवार में, तो बड़ी समस्या आ जाती है। परिवार में आप कहें कि भाई मैं तो ट्रेडिंग करूंगा या मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, मुझे प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है, तो परिवार वाले कई बार इसका विरोध करते हैं। और विरोध करने का उनका रीजन सही होता है, क्योंकि उनके अनुभव में उन्होंने देखा है कि शेयर बाजार में लोग बड़ा पैसा खो देते हैं। तो सबसे पहले तो दो काम कीजिए नूरैन जी। एक तो देखिए, कम क्वांटिटी से, कम कैपिटल के साथ एज अ पार्ट टाइम करियर शुरू कीजिए। उसके बाद सिद्ध कीजिए अपने जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपके परिणाम हैं। देखिए, जो कन्विक्शन रिजल्ट से आता है वो कहने से नहीं आता। आप कितना भी परिवार के लोगों को कहेंगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, मुझे ये स्ट्रेटेजी आती है, मैं ऐसे पैसा कमा सकता हूं, उस पर लोगों का यकीन जमना मुश्किल है। लेकिन जब आप अच्छा करने लगेंगे, छोटी क्वांटिटी, छोटे पैसे लगाकर, जब आपके परिणाम आप दिखा पाएंगे, तो लोगों को विश्वास होगा कि नहीं, ये जो नूरैन साहब कह रहे हैं इसमें वाकई में कुछ दम है, कुछ तो अलग कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके उनका भी साथ आपको मिलने लगेगा। तो गिव इट टाइम। एक काम तो ये कीजिए। दूसरे काम, जो सफल ट्रेडर्स हैं, जो सफल निवेशक हैं, उनके बारे में अपने परिवार को बताइए कि कैसे देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया लैंडस्केप, ये अब वो जमाना नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे करके परिवार को साथ लेना है, और कोई जल्दी नहीं है। मान लीजिए इसमें समय भी लगता है, तो मान करके चलिए कि कुछ अच्छे के लिए ही समय लग रहा है। बिल्कुल अधीर ना हो, परेशान ना हो, बिल्कुल समय दें अपने को, अपने परिवार को, क्योंकि देखिए अंत में वो आपके भले के लिए ही आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो गिव इट टाइम। और जब आपका प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी होगी, आप लगातार अच्छा कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके वो भी समझने लगेंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ ये अच्छा है। देखिए, हमने कई बार सुना है ऐसा कि कोई भी व्यक्ति अगर परिवार का कोई नया करियर लेना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई फिल्मों में आना चाहता है, तो कितनी बार हमने बड़े फिल्म अभिनेताओं से सुना है कि परिवार में बड़ा विरोध हो रहा था, वो कह रहे थे भाई करियर नहीं है, ठीक नहीं है। तो देखिए, कोई भी आप नया काम करते हैं तो परिवार में कई बार उसको एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो समय दीजिए नूरैन जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका परिवार आपका साथ देगा और आप इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। ये मेरी और हम सभी की शुभकामनाएं आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। हाँ, शरद जी ने देखिए कंप्लेन दागी और फिर सवाल दाग दिया है। अब इनका सवाल यह है कि इंडियन होटल्स, इसके चार्ट को देखिए। तो आइए, अब शरद जी ने क्योंकि कंप्लेन की है तो इसके चार्ट को भी देखेंगे। ओके, इंडियन होटल्स, इस चार्ट को देखते हैं, आइए समझते हैं। लीजिए, तो चार्ट आपके सामने ये हाजिर है और ये है चार्ट इंडियन होटल्स का। ये है वीकली चार्ट। अब इन्होंने बात की है कि 2 महीनों के लिए चार्ट देखें, मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट देखना है इनको। तो ये डेली चार्ट देख लेते हैं। ये 2 महीने 3 महीने के लिए उपयुक्त रहता है। यहां पर एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। जी हाँ, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको चार्ट पर नजर आएगा। ये जो तेजी बनी थी इसको पोल कहते हैं। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है इसको फ्लैग कहते हैं। तो यहां पर बना हुआ है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, और इस पैटर्न को एक पॉजिटिव पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, हल्का सा बायस नीचे नेगेटिव की तरफ है, लेकिन क्योंकि पैटर्न बन रहा है तो इसको आपको पॉजिटिवली समझना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही चार्ट चुना है, और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो ये हमारे शरद कपूर जी ने प्रश्न किया था। अच्छा, ठीक है। ये अशोक कुमार जी का सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा आवाज को भी सुनिए जय सर, आईटी के बारे में व्यू सर। नमस्कार सर। अच्छा, अशोक जी शायद कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर के बारे में शायद व्यू चाहते हैं, अगर आप मैं सही समझाऊं तो आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी इंडेक्स को देख लेते हैं क्या चल रहा है। भाई, निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छी तेजी बन रही थी और फिर हमने देखा कि गिरावट आई। निफ्टी आईटी इंडेक्स का डेली चार्ट है, ये वीकली है। वीकली चार्ट पर हमने देखा कि एक ब्रेकडाउन हुआ, इन्फोसिस में भीषण गिरावट आई, नतीजे खराब आए, और ये आपके सामने पैटर्न है, रेजिस्टेंस से टूट गया बस। देखिए, अब देखिए कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी जानते हैं ट्रेजेडी चार्ट में क्या है। आपने चार्ट देखा,
निफ्टी आईटी इंडेक्स में रेजिस्टेंस की लाइन मार्क की 38,700 पर, मान लीजिए आपने मार्क कर दी। आईटी इंडेक्स में अच्छी तेजी चल रही थी, चलता चला जा रहा था। आपने देखा साल की शुरुआत में इसने 38,700 का लेवल छू लिया। यहां पर इतना पॉजिटिव न्यूज फ्लो होगा, सब इतने बुलिश हो जाएंगे, लेकिन हमें तो चार्ट पर दिख रहा है ना रेजिस्टेंस। वहीं से ये इंडेक्स टूट गया। देखिए टूट गया तो उसके कारण 2500 पता लगेंगे आपको। हर व्यक्ति अलग अलग कारण बताएगा। कोई कहेगा कॉग्निसेंट का रिजल्ट खराब आया, कोई कहता है यूएस में स्पेंडिंग कम हो रही है आईटी में। कई तरह के आपको जवाब कारण सुनने को मिलेंगे, लेकिन चार्ट ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस थी और यहां से गिरना तय था, वही होता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट को तरजीह दीजिए। आप आवाज और आसपास की नॉइज और शोरगुल से बचिए। मेरे अनुभव में मैंने पाया है कि निवेश और ट्रेडिंग करने के लिए बाजार से और खबरों से, बाजार के इस कौतूहल से थोड़ी दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। देखिए यही वजह है कि वॉरेन बफेट रहते हैं नेब्रास्का में, ओमाहा में रहते हैं, बाजार से, न्यूयॉर्क की चहल पहल से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क में यदि मैं रहा तो यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ पर जो जिस प्रकार से एक पूरा मैड रश हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई एक अच्छा स्टॉक है तो सभी उसी की बात करने लगते हैं, कोई न्यूज आ जाती है तो वही फैलने लगती है, सभी उसकी बात कर रहे होते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के उसको परोसते रहते हैं एक दूसरे को। तो अगर मैं भी यहाँ रहा तो मुझ तक भी वो खबरें पहुंचेगी और मेरे सोचने समझने की शक्ति, मेरा ऑब्जेक्टिविटी इससे प्रभावित होगी। तो इसीलिए वे दूर रहते हैं शहर से। और इसीलिए जरूरी है कि हम जो निर्णय करें वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि चार्ट पर जो हमारा अपना आकलन है उसके आधार पर करें। देखिए चार्ट ऑफ द वीक, अदालत और इस पूरे चैनल के हर एक कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि आप चार्ट देखने के लिए किसी पर आश्रित न रह जाएं, आप स्वयं अपने चार्ट देख पाएं। आपको किसी की जरूरत है भी नहीं। सच पूछिए, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। अधिकांश लोग जो है तभी परेशानी में पड़ते हैं जब बेवजह की राय, कहीं से सुनी सुनाई बात पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। हमारे साथ एक समस्या है कि हमें अपने विवेक पर कम, दूसरों की सोच पर, उनकी बुद्धिमत्ता पर ज्यादा विश्वास होता है। आप अपनी सोच पर विश्वास रखिए, अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए, और उसी का मंच है ये अदालत, उसी का मंच है ये चैनल, जहां पर लगातार जो प्रोफेशनल एनालिसिस है, जिससे आप जितने भी दुनिया के सबसे सफल निवेशक ट्रेडर जिस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, हम उन आइडियाज की चर्चा अदालत में करते हैं, हम इस पूरे कार्यक्रम में करते हैं। तो यही फोकस रहना चाहिए आपका कि आप अपने एनालिसिस को बेहतर करें। चलिए, बहुत हमने बात की चार्ट्स की, अब एक जल्दी से छोटी सी बातचीत करेंगे अपूर्व चौहान साहब से, जो कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और पिछले 45 मिनट से अपनी बारी की राह देख रहे हैं। देखने में बड़े युवा है। आइए जोड़ते हैं उनको, फिर बातचीत करते हैं उनके साथ। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम अपूर्व जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, ऑल गुड। तो अपूर्व जी, मैंने ये बात सही कही? आप देखने में ही नहीं, असल में भी युवा हैं? सर युवा है, ठाठ है, पर एज 36 है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यही होना चाहिए कि आदमी हर उम्र में यंग नजर आए, और ऐसे हमारे अपूर्व नजर आ रहे हैं, और इसका एक बड़ा योगदान बाजार का भी है मेरे ख्याल से। तो बाजार में कैसे आगमन हुआ आपका, ये बताइए, कैसे आ गए बाजार में? 36 सर बाजार में कोविड में ही आए। तो मैं गल्फ में जॉब करता था। बाजार में जब कोरोना आया तो जॉब गई, उसी समय बिटिया हुई थी, तो घर पे एक बहुत अच्छा माहौल रहा कि चलो थोड़ा टाइम ले लेते हैं अपने लिए। तभी एक दोस्त ने, जो आप हमेशा कहते हैं ना, मित्रों का भी बहुत बड़ा सहयोग योगदान रहता है जीवन में, एक दोस्त ने कहा खाली बैठे हो, ठीक है बिटिया को देखो संभालो, पर एक किताब पढ़ लो। तो उसने किताब सजेस्ट की, उससे पढ़ा, स्टॉक मार्केट में थोड़ा रुचि लगी। फिर मुझे आज भी याद है, मैंने 100 रुपए डाल के एक स्टॉक खरीदा था सबसे पहले, ONGC का, और जैसे वो ऊपर नीचे होता रहा, लगे 100 ही रुपए थे, पर लगा कि अरे ये क्या हो रहा है रेड और ग्रीन में। फिर समझ में आया इसके लिए प्रोफेशनली इसको जाना पड़ेगा। तो तमाम वीडियोस देखने शुरू किए यूट्यूब पे, स्क्रैच से सीखा, कई सारे यूट्यूबर्स को सुना। फिर जर्नी खत्म हुई जब आपको सुनना शुरू किया, जब अदालत भी आई थिंक उसी समय शुरू हुई थी सैटरडे की, तब लगा कि नहीं यही वो फाइनल स्टॉप है। क्योंकि ज्ञान सब देते थे, और ऐसा नहीं है सब खराब देते थे, अच्छी बातें भी बहुतों ने बताई, लेकिन आपको गुरु एक चुनना है। फिर आपको भले ही कोई एक बताए कि ये वाला स्टॉक चल जाएगा, वो चल भी जाए, लेकिन आपको अगर लंबी यात्रा तय करनी है तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर उसके साथ आपसे जुड़े कई सारे, NSA में जुड़े, टर्टल में जुड़े, फिर ज्ञानशाला स्मॉल के सब जुड़े हैं अभी तक। फिर उसमें लगा कि नहीं, जो सर बातें बोल रहे हैं, जो गुरुजी समझा रहे हैं, उसको अपने ऊपर रखना है, उसी के डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है। तो जैसे एक आपने बात कही थी कि अगर शुरुआती 2 से 3 साल में आप अपनी कैपिटल बचा पाए, कोई भी जो शुरुआती आता है मार्केट में, तो प्रोबेबिलिटी है वो लंबा चलेगा। क्योंकि शुरुआती में इतना ज्यादा एंथुसियाज्म रहता है अप एंड डाउन करने का, जो एक आप कहते भी हैं एड्रेनलिन फ्लो होता है, जब पॉजिटिव में जा रहा होता है, नेगेटिव में जा रहा होता है। उस चीज को मैंने समझ लिया था कि मुझे अपनी कैपिटल संजो के रखनी है, जितनी भी लगाऊं 2 से 3 साल में, वो किया। उसके बाद से जर्नी ऑब्वियसली इट हैज बीन बेटर ओनली। फिर आपने जो डिसिप्लिन तरीके सिखाए हैं, कैसे डिसिप्लिन, हर कोई कहता है डिसिप्लिन रखना है, किन पैरामीटर्स में कहाँ पे डिसिप्लिन रखना है, राइट। एक कॉन्फिडेंस की आप अपना लॉस बुक कर सकें, वो आई थिंक किसी में नहीं होता है।
आई एम श्योर बड़े से बड़ा ट्रेडर जो होगा या प्रोफेशनल होगा उसको भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये लगा होगा कि मैं लॉस कैसे बुक कर लूं। तो उन सब चीजों से आगे बढ़े, फिर आप एक जो पूरा एनवायरनमेंट बताते कि घर में भी ये होगा। तो शुरुआत में ऑब्वियसली वाइफ का था, पेरेंट्स का था, ये कैसे? अब आज वही है कि वाइफ कोई क्लिप देखती है तो मुझे भेजती है, देखो ये न्यूज़ आ रही है। मतलब वो एक इंटरेस्ट हो गया है, वो एक एक्सेप्टेंस हो गई है। तो वो पूरी जर्नी के एक हैंड होल्डिंग जो आपके साथ रही है, वो अमेजिंग रही है। और साथ में आपकी टीम, हिमांशु हो गए, करण हो गए, कभी भी कोई क्वेरी थी, कुछ पूछना था, तो वो उनसे बात करके भी हमेशा एक भरोसा मिला है कि नहीं, आप सही जगह से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जर्नी रही है सर अभी तक। मजा आ गया अपूर्व जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे अच्छी बातें जो अपूर्व जी ने कही, एक तो देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा एक नाम दिया कि जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो एक ना एड्रेनलिन रश मिलता है। तो ट्रेडिंग में देखिए बहुत सारे आपके दिमाग में एंजाइम्स आती हैं और इसको भी पढ़ना चाहिए, और इस पर भी हम लोग को एक चर्चा करेंगे किसी एक अदालत में, किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे इसमें। कि देखिए क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड आपका सफल हो जाता है तो एक डोपामीन आपको बॉडी में रिलीज होता है, यू फील गुड, वो हैप्पीनेस हार्मोन है, तो वो आपको मिलता है, आपको खुशी मिलती है कि चलो ट्रेड अच्छा रहा। तो इस वजह से कई बार हम केवल उसको महसूस करने के लिए भी ट्रेड करते हैं, तो ये हमारे अंदर चल रहा होता है, हमें पता नहीं होता। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। और दूसरी बात आपने कही कि भाई पूरी एक जर्नी है, कहाँ से शुरुआत की, धीरे धीरे करके ज्ञान हासिल किया, और बिटिया आपके लिए एक नया भाग्य लेकर के आई अपूर्व जी, और आपने इस बिजनेस को लिया और इसको सीरियसली आप परस्यू कर रहे हैं। और क्या आप फुल टाइम काम कर रहे हैं अपूर्व जी? नहीं सर, तो मैं एक आईटी कंपनी से जुड़ा हूँ तो फुल टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ भी आपका ही योगदान है। बीच में एक फेज आया था कि लगा नहीं, जब महीना 2 महीना वो चलता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगता है कि नहीं यही है। फिर लगा कि नहीं यही तो है, लेकिन इसको शायद इसको अगर लंबा चलाना है तो आपको टाइम देना होगा। तो फिर वही डिसीजन जो अभी एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वो डर लगता है, तो मैंने कहा नहीं, अगर आपकी बात याद आई कि अगर आपका मोमेंटम से सही चल रहा है तो आपको जरूरी नहीं है उसमें इंट्राडे में घुस जाना। तो अभी मैं आईटी भी परस्यू करता हूँ और वीकेंड्स पे चार्ट देखता हूँ, तो मेरा सैटरडे संडे वीकेंड्स पे जाता है वीकली चार्ट देखने पे। लॉन्ग टर्म 3 महीने या साल भर वाला वही लॉजिक पे लेके चलता हूँ। ब्रेकआउट्स देखता हूँ, उस पे इन्वेस्ट करता हूँ, चल गया, नहीं तो फिर मालूम है एलओसी पे कहाँ पे काटना है उसको, उसी तरह से परस्यू कर रहे हैं सर। एफएनओ नहीं मेरी एपेटाइट को सूट किया, एक दो बार ट्राई किया था, पर फिर वो जो आपने रिस्क पर ट्रेड वाला बताया, जो कंफर्ट लेवल बताया था, अगर मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपकी यात्रा वहीं रुक जाएगी, तो उस चलते वहीं पे रोक दिया एफएनओ। तो अपूर्व जी एक बात बताइए, अब आपको कितना समय देना पड़ता है? जैसे आप वीकली चार्ट देखकर काम कर रहे हैं, राइट? जी जी। तो कितना टाइम देते हैं सप्ताह में? वीकेंड्स पर ही देखते हैं चार्ट्स की वीकडेज में भी देखते हैं? सब वीकेंड वीकडे पे चलता रहता है। एक यहाँ पे आपको मैं फिर से श्रेय दूंगा, कई बार वो होता है ना, आ जाता है आलस, आ जाता है, फिर लगता है नहीं गुरुजी आज भी अगर 700 चार्ट्स देखते हैं तो हम क्या हैं। तो मैं पूरा देखता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई थी, यूनिवर्स क्रिएट करो। आप 7,000 कंपनी नहीं ट्रैक कर सकते, भले एक कंपनी 20 पे अपर सर्किट पे जाएगी, आपने देखा होगा नाम, पर जो यूनिवर्स बना के जो उसमें काम कर रहे हैं उन सबको मैं हफ्ते में एक बार जरूर देख लेता हूँ। चाहे मंडे से सैटरडे में देखूं, नहीं तो सैटरडे संडे में डेडिकेट होके पूरे चार्ट्स देखता हूँ वीकली टाइमलाइन पे। ऊंचा नीचा लगता है तो उसको डेली और मंथली पे भी कुछ चार्ट्स को देख लेता हूँ, पर वीकली पे एक स्क्रॉल डाउन पूरा रहता है। टाइम सर 2 घंटा अगर वीकेंड पे बैठे एक बार में दे देते, नहीं तो पूरे हफ्ते में चलता रहता है उस हिसाब से। अच्छा एक बात बताइए अपूर्व जी, क्योंकि आपने बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन से शुरू किया जहाँ बाजार का आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नए थे, और आज आपको बाजार में 4-5 साल हो गए, और इस पीरियड 4 साल हो गए मेरे ख्याल, और 4 सालों में आपने काफी बड़ी जर्नी, काफी कुछ सीखा होगा, इतने वीडियो देखे। अपूर्व जी कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन आज इसके इस्तेमाल के कारण नुकसान बचता है या मुनाफा होता है? कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी, जो आपको, जैसे जिस स्टेज पर आप 4 साल पहले थे, कई सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो उसी स्टेज पर होंगे, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये पता होता तो अच्छा रहता, ये गलतियां नहीं होती? सर पता तो, जैसे आप कहते हैं कि आप भी अभी भी एक स्टूडेंट हैं, तो मैं उसी सबसे आपसे सीख रहा हूँ। तब जैसे एक किसी आपकी अदालत में ही एक क्वेश्चन आया था कि क्या टाइम का भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब जैसे कल ही मैंने 2 स्टॉक्स अपने काटे जो मैं 3-4 महीने से होल्ड कर रहा था, वीकली चार्ट पे देखे थे। फिर एक इंट्यूशन भी आया कि नहीं, मेरा जो पैटर्न रहा है 3 महीने में कुछ तो मूवमेंट होता है, तो उनसे एग्जिट लेके मैंने आइशर मोटर्स और टाटा स्टील में देखा ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैंने कंसिडर किया नहीं, ये इनमें मुझे स्विच करना चाहिए। तो ब्रेकआउट देखिए, फिर वो टाइम ड्यूरेशन देखिए। मैंने कहा दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे, मार्केट आगे भाग जाएगा। तो ये चीज जो मैंने सीखी उस वीडियो से, भले ही मतलब हम कितना ज्ञान ले ले, लेकिन इस जर्नी में आपका जो वीडियो 1 घंटे का रहता है सैटरडे का, ये हर बार कुछ नया सिखाता है। तो उस तरह से अपूर्व जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही आपने, और इसका जरूर सबको ध्यान रखना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप कोई शेयर ले लेते हैं, वो फिर चलता नहीं है, आप सोचते हैं चलो कभी चलेगा, देखा जाएगा। विशेष रूप से जब वीकली चार्ट्स पर या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर काम कर रहे हो, तो हम ना थोड़ा डिसीजन बड़ा आराम से लेते हैं। हमें लगता है कि चलो तो बहुत समय है, देखेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तब देखेंगे, अब ले लिया तो क्या करें, गिर गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं। तो उसके कारण देखिए आपकी कैपिटल तो लॉक हो गई, आपके पास तो सीमित कैपिटल है। हम सभी के पास जो कैपिटल है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, कितना ही पैसा हो आपके पास, बट है तो लिमिटेड। तो फिर वो कैपिटल अगर वहां अटक जाएगी तो मौके हाथ से निकल जाएंगे और रिटर्न पर इफेक्ट होगा। तो बहुत काम की चीज कही हमारे अपूर्व जी ने
कि जहां पर भी आप देखिए टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, केवल प्राइस डिस्ट्रक्शन पर ही एग्जिट करें जरूरी नहीं है, टाइम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, समय का विनाश हो रहा है, तो वहां पर भी निकलना जरूरी है। बहुत काम की चीज कही, तो ये चीज को जरूर सबको समझना चाहिए। तो अपूर्व जी बड़ा मजा आया, और आपके जैसे कई सारे युवा दर्शक हमारे हैं जो देख रहे हैं, और आपकी सफलता देखकर निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिली होगी, और वो भी चाहेंगे कि भाई बाजार में कुछ हिस्सा लें, सोच समझ करके लें, पूरी एक सीखें समझें, इसको समय दें, कहीं भागा नहीं जा रहा है और कहीं भागेगा भी नहीं। देखिए आज यूएस में बाजार का इतना लंबा इतिहास है, अभी भी मार्केट चली रहे हैं वहां पर, तो और अभी भी लोग पैसा कमा रहे हैं, अभी भी लोग मिलियनेयर बन रहे हैं, तो कभी भी ये अवसर समाप्त नहीं होगा, हमेशा के लिए खुला है। तो आप पहले सीख लीजिए, पूरी अपनी तैयारी कर लीजिए, फिर अपनी रकम जोड़िए और फिर बाजार में आइए। तो बहुत अच्छी प्रेरणा आपसे मिली हमें गुरु जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जो प्लान्स हैं ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, प्रोफेशनली इसको करने को लेकर, वो सारे सिद्ध हों, उसमें आपको सफलता मिले। ऑल द वे। धन्यवाद सर। एक मेरा बस ये पॉइंट था सर, जैसे लगता था ना पेरेंट्स को देखते हैं 60s में क्या करेंगे, तो अब लगता है नहीं, अब पता है क्या करना है। 60s छोड़िए, अगर 50-55 तक अपना जो एम रखे हैं, गोल्स वो अचीव होते गए, तो हमें मालूम है कैपिटल से हमें क्या अचीव करना है। ट्रेडिंग एक आपका मोमेंटम, इन्वेस्टिंग, सब मतलब ये इसी पे पूरा आगे का। जब आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं बताता हूँ, हाल में एक हमारे परिचित हैं, मेरे बड़े पुराने जानकार हैं, तो वो एनटीपीसी में उन्होंने बहुत साल जॉब की, और वो आईपीओस में इन्वेस्ट करते थे जैसे कई सारे लोग करते हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा इंटरेस्ट उनका जागृत हो गया। फिर उन्होंने जब एनटीपीसी से वो रिटायर हुए, तो उन्होंने जो उनको रकम मिली उससे उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की। अभी हाल ही में, मतलब किसी वीक में मिलने आए, तो कहते हैं कि सर मैंने इतने सालों की अपनी जॉब में जो पैसे कमाए थे उससे ज्यादा पैसे मैंने इन्वेस्टिंग से कमा लिए, और मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि मेरा सेकंड करियर मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं कुछ काम भी करूंगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अब जो है वो इतने बिजी हैं, पूरे समय चार्ट देखते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग, और बहुत शानदार रिटर्न ला रहे हैं। तो देखिए कोई समय, शेयर बाजार की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग इससे बेहतर हो नहीं सकती। तो अपूर्व जी तो खैर इस युवा अवस्था में ही सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अपूर्व जी, एंड होपफुली सारे मंसूबे पूरे हों, ये हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे संदेश आपके लिए भेजे। संजय भावसार हैं, वो लिख रहे हैं कि शेयर मार्केट में कभी कोई रिटायर होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, यू लूज योर कैपिटल, आप रिटायर नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। थैंक यू भेजने के लिए अपूर्व जी के लिए। रॉकी जी भी आपको ऑल द बेस्ट भेज रहे हैं, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपूर्व जी के लिए लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच अपूर्व जी। थैंक यू सर, थैंक यू, जय श्री राम। तो ये हमारे अपूर्व जी थे। देखिए क्या गजब का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और बहुत सोच विचार करके धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, सीखा है, गलतियां की हैं, उनसे सीख ली है। अब देखिए बड़ी आसानी से उन्होंने कहा कि मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू की, फ्यूचर्स किया, फिर मुझे लगा कि इसमें कंफर्ट नहीं है, मैं इसका रिस्क नहीं संभाल पाऊंगा, और उसको बंद कर दिया उन्होंने। केवल इन्वेस्टिंग करते हैं, 3 महीने का व्यू रखते हैं, वीकली चार्ट्स पर काम कर रहे हैं, और बड़े शानदार परिणाम ला रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसी चीज से वंचित हैं। बाजार में हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट का अवसर है, आपको अपने रिस्क को, अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना है, फिर आपको निवेश करना है। वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शानदार संदेश आ रहे हैं, बड़े अच्छा। एक हमारी ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, एक हमारे गुजर स्टेट साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि बैलगाड़ी सफर से किनारे आई तो डर से उतरे, कुछ सवार हुए, कुछ बैठे रहे, ये चलती रही, ब्रेक आते रहेंगे, टायर पंचर भी होगा, जाएगी मंजिल तक ही। वाह बहुत बढ़िया, शानदार। आपके जो दिल के भाव हैं वो हमारे सामने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुजर जी, बड़ा अच्छा संदेश भेजा आपने। और साथ में एक संदेश और आया था। अच्छा, कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये ओके, इसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे टेस्ला के चार्ट के। अभी टेस्ला का चार्ट हमने देखा था आशीष जी, और ये जानना चाहते हैं कि एलओसी क्या डलेगी उसमें। तो आइए सबसे पहले एनएमडीसी का चार्ट देखते हैं, और देखते हैं कि क्या इसके चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। डेली चार्ट की बात करते हैं। राउंडिंग बॉटम यहां नहीं बनता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरूर बना था, उसने अपना असर भी दिखाया, स्टॉक सपोर्ट तक आया, फिर डबल बॉटम पैटर्न बना, तेजी बनी, अब रेजिस्टेंस यहां दिख रही है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस अंकित कर लें चार्ट पर, यहां पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस की रेखा है, और इसको चार्ट पर अंकित करें। तो ये सवाल आया था, इसका मैंने जवाब दिया। अब बात करते हैं टेस्ला की। ये टेस्ला की हमने बात की थी अभी, और हम एलओसी की बात कर रहे हैं कि एलओसी कहां होनी चाहिए, ये है सवाल। तो इस चार्ट को, ये तो डेली चार्ट है, हम वीकली चार्ट देख रहे थे, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में एलओसी इसी सप्ताह भंग हुई है। अगर आप यहां पर एक रेखा डाल दें तो इस तरह टूटती हुई नजर आएगी। बड़ा सपोर्ट अब चार्ट पर $115 के आसपास है, अभी का भाव 145-47 है। 162 पर सपोर्ट था जो कि टूट गया है, और एलओसी जो है वो भंग हो गई। एलओसी तो इससे पहले भी टूटी होगी, आखिरी सपोर्ट यहां टूटा। अब जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो 115। तो बड़ी गिरावट आई। देखिए एक समय पर $400 चला गया था टेस्ला,
$400 से ये लगभग $115 आ गया, आ सकता है, और एक बार के लिए आया भी था इस साल। तो आपने देखा कि बड़ी गिरावट आई है टेस्ला में, भीषण गिरावट, और उसकी कई सारी वजह है। ट्विटर के एक्विजिशन के बाद से आपने देखा कि एक डाउनवर्ड प्रेशर लगातार टेस्ला पर बना हुआ है। तो ये आपके सामने चार्ट है टेस्ला का, जिस पर प्रश्न आया था, और हम बात कर रहे हैं, आशीष भार्गव जी ने प्रश्न किया था। चलिए, इसके अलावा भी ढेरों सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक आशीष एंड आनंद त्रिवेदी साहब हैं, उनका प्रश्न है कि फ्लैग पैटर्न क्या लक्ष्मी मशीन वर्क्स के चार्ट पर है? आइए देखते हैं। लक्ष्मी मशीन वर्क्स बड़ी शानदार कंपनी है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स बड़ी जबरदस्त कंपनी है, कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। बड़े ब्रेकआउट्स हुए चार्ट पर, जब ये लेवल टूटा 15,300 का। मुझे याद है कि एक जमाने में जब चार्ट ऑफ द वीक नया नया शुरू हुआ था, उस दौर में लक्ष्मी मशीन वर्क्स को मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। उस समय इसका भाव कोई 3800 रुपए के आसपास था, और शायद ही कोई स्टॉक के बारे में जानता था, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी हो ऐसा नहीं है, लोग कम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन वहां से देखिए क्या कायाकल्प हुआ इस शेयर का, और पिछले 4 सालों का एक बहुत बड़ा विनर साबित हुआ। अब ये 17,000 हो गया, गजब, बहुत बढ़िया। और ये जो तेजी है इसका, अगर आपने वो चार्ट देखा होता, चार्ट ऑफ द वीक, उस दौर से अगर आप देख रहे हैं, आप में से कोई यहाँ हो जिसको वो चार्ट ऑफ द वीक का एपिसोड याद हो, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी 2020 के साल में शायद, जब ये चार्ट ऑफ द वीक शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा कि उस समय इसका भाव क्या था, और वहां से आपने देखा कि क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अब 17,000 का रेट आपको इस चार्ट पे दिख रहा है। तो दिस इज द चार्ट फॉर लक्ष्मी मशीन वर्क्स। बहुत सारे लोगों को याद है, अखिलेश जी को भी याद है। तो ये वो दौर था, और अल्ट्रा गेमर वाईटी लिख रहे हैं कि मैंने देखा भी था और उस समय बाय भी किया था। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। तो शानदार स्टॉक है लक्ष्मी मशीन वर्क्स। लेवल्स का ख्याल रखिए, ये एलओसी होगी 15,250 के आसपास। तो ये चार्ट है। रहा सवाल बुलिश फ्लैग पैटर्न का, तो वीकली चार्ट पर बुलिश फ्लैग नहीं है, पोल जरूर है। फ्लैग बनने का हो सकता है कि यहाँ पर स्थिति बने, फ्लैग बनेगा तो उसको फ्लैग कहेंगे, फिलहाल के लिए केवल पोल है। तो ये चार्ट है लक्ष्मी मशीन वर्क्स का, जिस पर एक प्रश्न आया था। अच्छा, एक सवाल इसके अलावा आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। साहा अमित साहा जी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि सर, इलियट वेव थ्योरी पर के रूल्स पर एक पूरा सेशन लीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और बहुत जल्द इस पर एक वीडियो में लाऊंगा। तो अच्छा सुझाव अमित जी आपने दिया। और इस प्रकार से अगर किसी आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि ठीक से समझ नहीं आता है आसानी से, और उसको विस्तार से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको अदालत में केवल अर्जी देनी है, और बहुत जल्द उस पर मैं वीडियो बनाने का काम करूंगा। तो जो भी अमित शाह जी ने निर्देश दिया है कि इलियट वेव पर एक अच्छा वीडियो होना चाहिए, तो शीघ्र अतिशीघ्र इस काम को मैं पूरा करूंगा, और बहुत जल्द इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा। इलियट वेव काफी कॉम्प्लेक्स आइडिया है, लेकिन उसको कैसे उसका सरलीकरण करना है उस पर हम काम करेंगे, और बहुत जल्द उस पर एक डिटेल्ड वीडियो अमित शाह जी की रिक्वेस्ट पर मैं लाऊंगा। बिल्कुल। विकास सिंह साहब लिख रहे हैं कि मैंने 3500 रुपए में लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिया था। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत गजब का निवेश आपने सही मौके पर किया। चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल और संदेश आ रहे हैं। एक हमारे नरेंद्र रावत साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, बहुत अच्छा और बहुत सहारा मिलता है आपको देखकर। इस अंधकार को दूर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको नरेंद्र जी कि आप अदालत में आते हैं, इतनी अपना समय देते हैं, इतनी शिद्दत से सुनते हैं, और बाजार को इतना समय दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ईश्वर करे कि आपको और सफलता मिले। तो कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग टीका टिप्पणी आ रहे हैं। एक हमारे वैदिक जी हैं, उनका प्रश्न है, आईएफसीआई के चार्ट में हैंडल विद कप पैटर्न बन रहा है क्या? चलिए आइए देखते हैं। आईएफसीआई, चलिए, तो ये चार्ट आपके सामने आईएफसीआई, और आईएफसीआई के इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने फिबोनाची डाला हुआ है, इसको हटा देता हूँ, रेखाएं सारी हटा देता हूँ। तो ये आईएफसीआई का चार्ट है। अब सवाल है कि क्या यहाँ कप विद हैंडल बन रहा है? नहीं, कप विद हैंडल नहीं बन रहा है। ये एक तेजी का ट्रेंड था, बहुत शार्प एक्सेलरेटेड अप ट्रेंड, फिर उतना ही शार्प करेक्शन, और अब हम देख रहे हैं साइडवेज मूवमेंट है। सबसे पहले एक रेखा यहाँ डाल दें आप, इस लेवल के आसपास 38 रुपए के आसपास एक रेखा डालनी है आपको। तो ये चार्ट है, और ये स्टॉक है आईएफसीआई। कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ नहीं है, तो ये नहीं है। वीकली चार्ट पर कम से कम नहीं। हो सकता है आपने किसी अन्य टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न देखा हो, वहां हो सकता है, लेकिन वीकली चार्ट पर नहीं है। तो ये वैदिक जी ने ओहो, अच्छा, एक के हमारे आनंद साहू साहब हैं, वो ये कह रहे हैं, सर आपने कसम खाई ना है कि आंसर नहीं देगा। भाई देखिए, ऐसी कसमें मैं खाता नहीं हूं, आजकल वैसे भी डाइटिंग पर हूं आनंद जी,
तो बिल्कुल भी कसम नहीं खाई है। हाँ, आपका सवाल जरूर मैंने मिस कर दिया, निश्चित रूप से मेरी निगाह में आएगा तो मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा, चिंता मत कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई ऐसी कसम मैंने नहीं ली। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि टाटा केमिकल, अच्छा कॉमिकल लिखा है इन्होंने भी, कॉमिकल नहीं है, केमिकल है। हाँ, टाटा केमिकल के चार्ट को देखिए, ये इन्होंने लिखा है, तो इस पर मैं बात करूंगा। और अच्छा, एक हमारे केरलाई ट्रेडर है, वो कह रहे हैं कि एक बार बिटकॉइन का चार्ट भी देखिए। तो फटाफट आइए, दो चार्ट देखते हैं, एक टाटा केमिकल और दूसरा बिटकॉइन, छट से देखते हैं। सबसे पहले टाटा केमिकल, ये टाटा केमिकल बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उतना ही शार्प करेक्शन हुआ और एक सीमित दायरे का कारोबार चल रहा है, रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 892 1200 के बीच में। तो फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है और रेंज में जब तक स्टॉक है तब तक उसको समय देना चाहिए, उसको अपना समय बिताने दीजिए रेंज में और कुछ प्रीएम्प्ट मत कीजिए, मत सोचिए ये हो जाएगा, गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मत सोचिए। जब ये ब्रेकआउट दे आपको तब उस पर कोई निर्णय लीजिए। ये टाटा केमिकल है। और बिटकॉइन का जहां तक सवाल है तो ये लीजिए चार्ट आपके सामने। इस सप्ताह हमने बात नहीं की बिटकॉइन की, वरना हर सप्ताह हम चर्चा करते हैं। बड़ा ब्रेकडाउन आया बिटकॉइन में, लेकिन रिकवरी अच्छी हुई और सपोर्ट के इर्द गिर्द ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन में जबरदस्त तेजी बनी है और ये जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो ये परिस्थितियां बन रही है दुनिया भर में, जिस तरह गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं उसी तरह बिटकॉइन भी एक ऑल्टरनेटिव एसेट है और इसमें भी आप देख रहे हैं कि तेजी बनती दिख रही है। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक चल रही है बिटकॉइन की। हाँ, तो भाई अब आते हैं आज की इस अदालत के सबसे अहम विषय पर, और इस सप्ताह का विषय है, हमें चर्चा करनी है कि अगर मान लीजिए बाजार में करेक्शन जो शुरू हुआ है या पिछले कुछ दिनों में जो चिंताएं हुई हैं, परेशानियां हुई हैं, ये और गहरा जाती हैं तो इसका असर होगा शेयर की कीमतों पर। और अगर शेयर की कीमतें कम हो जाती हैं, गिर जाती हैं, बाजार में एक बड़ा फॉल आ जाता है, तो कौन से स्टॉक्स या सेक्टर की ओर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अभी से बनाएंगे लिस्ट, तभी मौके पर आप उस लिस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अन्यथा होता क्या है कि गिरावट तो कई बार आती है लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बन पाते, उस समय हिम्मत नहीं कर पाते, हमें तैयारी नहीं होती है, सोच विचार में ही लगे रहते हैं। कुछ लोग फायर फाइटिंग में ही रहते हैं कि भाई जो शेयर लिए उन्हीं को किसी तरह बचा ले। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू मस्ट हैव अ लिस्ट इन प्लेस। तो अभी समय है, अभी आप खाली हैं, आज वीकेंड है तो बाजार भी नहीं है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन लगाकर एक अच्छी लिस्ट बनाइए, शॉपिंग लिस्ट। ये एक विश लिस्ट होनी चाहिए कि अगर कभी मौका लगेगा, ये शेयर इस दाम के आसपास दिखेगा तो इसको लूंगा, ये कंपनी बड़ी अच्छी है, लेकिन दाम बढ़ गया है तो क्यों ना इसमें करेक्शन आए, तब इसके बारे में सोचें। उसी तरह से जो स्टॉक्स आपको लगता है कि भाई नहीं, ये स्टॉक जो है मुझे लेना था, उस समय मिस कर गया, दाम बढ़ गए, अब ये यहां पर वापस लौट आएगा तो लूंगा, तो ऐसी एक सूची आपको जरूर से बनानी चाहिए। अब इसमें देखिए, जो मेरा आपको योगदान कह लीजिए, मैं कहूंगा कि आपको 5 सेक्टर है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 सेक्टर हैं जिनकी ओर आपको ध्यान देना है। ये मैं सूची बना करके लाया हूं, तो 5 सेक्टर हैं जिनकी ओर आपको ध्यान देना है। इनसे जुड़ी स्टॉक्स को खोजिए और उनकी शॉपिंग लिस्ट बनाने का काम कीजिए। पहला है टेलीकॉम। टेलीकॉम देखिए कैसा समय आएगा कि टेलीकॉम में जो आज भाड़े हैं, जो आप मंथली बिल देते हैं, उसमें वृद्धि हो सकती है। ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि इस पूरे सेक्टर में रीरेटिंग हो जाएगी। तो टेलीकॉम देखिए, मेटल्स देखिए, जहां पर एक बड़ी तेजी हमने ऑलरेडी देख ली है, लेकिन जिस तरह से हम कुछ मेटल्स में तेजी देख रहे हैं असाधारण है, और ये तेजी ऐसे छलावा नहीं होती। देखिए, मेटल की तेजी की विशेष बात आपको बताता हूं कि मेटल साइक्लिकल कमोडिटी, काफी समय तक एक ही दिशा में चलता रहता है, फिर दूसरी दिशा में जब चल पड़ता है तो उसी दिशा में कई महीनों तक चलता है। तो मेटल की जो तेजी है इसको समझिए और विशेष रूप से जो नॉन फेरस मेटल्स हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि टेलीकॉम देखिए, नॉन फेरस मेटल्स देखिए, शिपिंग देखिए। शिपिंग में हम देख रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन हो रहा है, भारतीय कंपनियां बड़ा अच्छा कर रही हैं और आप देखेंगे कि नई कंपनियां सामने आएंगी। जो पुरानी कंपनीज हैं उनमें भी बड़ा अच्छा आपको मोमेंटम बनता दिख रहा है। तो शिपिंग से जुड़ी कंपनियों पर ध्यान दीजिए। रेलवे और डिफेंस, ये तो है ही, देखिए 2 सेक्टर जो अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, और अब अगर आप मैनिफेस्टो भी पढ़ें बीजेपी का तो आपको पता लगेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से इन सेक्टर्स में आपको और अच्छे मोमेंटम बनते हुए नजर आए। तो ये 5 सेक्टर हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है आने वाले समय के लिए। तो एक सूची बनाइए, अच्छे कंपनीज का संग्रह कीजिए और सूची बना करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप पूरी शॉपिंग कर पाएंगे। अदरवाइज जैसा होता है ना, कई बार मार्केट गए, काम की चीज तो लाए नहीं और बेवजह की चीजें ले आए और फिर से काम की चीज लाने बाद में जाना पड़ता है, तो बड़ा खलता है। तो वो ना हो आपके लिए साथ, इसीलिए शॉपिंग लिस्ट बराबर बनाइए, अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक चीज आपको बतानी है, एक चीज मैं बता चुका हूं कि नौकरी से आजादी सीजन 13 आ रहा है और उसके लिए बहुत जल्द पूरी घोषणा, पूरी जानकारी आपको दूंगा। दूसरी चीज आपको बतानी है कि बहुत जल्द मैंने जो वायदा आपसे किया है, जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा और बाजार से जुड़ी छोटी बड़ी हर जानकारी क्लासरूम में आपको दूंगा। तो अगर आप भी क्लास अटेंड करने के मूड में हो, सीखना चाहते हो, छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटे जो मसले हैं, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है, ये तमाम चीजें सीखना चाहते हैं और उसके बाद आप कहीं किसी भी मंच पर जाते हैं, किसी से भी बात कर रहे हो,
कोई भी बाजार से जुड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए जिसके आपको समझना हो। तो सारी चीजें करेंगे कुणाल के क्लासरूम में, बहुत जल्द शुरू होने वाला है आप ही के इस चैनल पर। और हाँ, एक नया सरप्राइज भी आपके लिए लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। तो बहुत कुछ हो रहा है इस चैनल पर। सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए। कल पुनः भेंट करेंगे चार्ट ऑफ द वीक में। धन्यवाद आज सबका जुड़ने के लिए।